हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनेट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आ गया हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर चल रहा है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर की बात करें तो हमने वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, या बोल सकते हैं वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिया है। तो वैद्युत आवेश क्या है ये हमें आइडिया लग चुका है कि वैद्युत आवेश क्या होता है और किस तरह से वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित की जाती है, ये हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। हमने घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ लिया है। बाकी के जो विधियां बची हुई है घर्षण के अलावा किस तरह से वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, चाहे वो धनात्मक आवेश उस पर लाना हो चाहे ऋणात्मक आवेश लाना हो, तो कैसे कर सकते हैं ये अभी बाकी है पढ़ना। तो इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। और दो विधियां हैं जिसको हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, और अगली विधि है स्पर्श द्वारा आवेशन। टच करा के, मतलब टच कराएंगे और उससे आवेशित करेंगे वस्तु को। तो आइए जानते हैं किस तरह से वस्तु को आवेशित और निरावेशित किया जा सकता है, या जो भी तरीके हैं उनको सीखते हैं। तो हमें आवेशन की विधि पढ़ना है और वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में जानना है। बात करें हम आवेशन की विधियां की, तो आवेशन की विधियां हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ रखे हैं बेटा। जो पहली विधि होती है, देखो 3 विधि होती हैं। पहली विधि होती है घर्षण द्वारा आवेशन, जिसको हमने पढ़ रखा है। घर्षण द्वारा, जिसको हमने थेल्स का प्रयोग दिखाया था आपको। घर्षण द्वारा आवेशन, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए घर्षण करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है बेटा, इसके कुछ शर्तें हैं। घर्षण द्वारा आवेशन करने के लिए ये जरूरी है बेटा कि दोनों वस्तुएं क्या होनी चाहिए बेटा? दोनों वस्तुएं कुचालक होनी चाहिए। सुचालक वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2 वस्तुएं सुचालक नहीं ले सकते, 2 वस्तुएं चालक वस्तुओं में घर्षण के द्वारा आवेशन नहीं आ सकता। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था, अगर आप थोड़ा थोड़ा याद कर सके तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था कि एक बिल्ली की खाल है, या जो रेशम का कपड़ा है, रेशम के कपड़े में हमने दिखाया था आपको कि रेशम के कपड़े में बेटा हमने एक छड़ लिया था, हमने एक रॉड को हमने क्या किया था, रब किया था, रगड़ा था इसके साथ, ठीक है, इस छड़ को। तो हमने देखा था कि अगर कांच की छड़ है तो इस पर धनात्मक आवेश आ गए थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए थे किस पर बेटा? इस कपड़े पे चले गए थे। तो ये ऋणावेशित बन गई थी या धनावेशित। इन दोनों में देखिए, अगर इन दोनों वस्तुओं को अगर ध्यान से देखें बेटा, तो ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है, क्योंकि कांच की बात कर रहे हैं हम और रेशम की बात कर रहे हैं। अगर मैं कांच की छड़ की बात कर रहा हूं, ये कांच है, इसका पदार्थ जो है कांच का है, तो अगर कांच की छड़ की बात करूं और रेशम के कपड़े की बात करूं तो दोनों कुचालक हैं। यहां पर चालक वस्तुओं को नहीं लिया गया। तो घर्षण द्वारा आवेशन केवल कुचालक वस्तुओं में संभव है, केवल कुचालक वस्तुओं में ही संभव है, वस्तुओं में ही संभव है। अब ऐसा क्यों है? अगर ये किसी के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्यों, अगर ये दिमाग में आपके प्रश्न आ गया, मतलब आप सही सोच रहे हैं, क्यों का आंसर है यहां पर। तो क्यों हम कुचालक वस्तु के कारण ही, या देख सकते हैं कुचालक वस्तु ही सिर्फ घर्षण से आवेशित हो सकती है, प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, ऐसा सिर्फ कुचालक के साथ ही हो रहा है, चालक के साथ क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब हम चालक वस्तु को लें, जैसे मान लो कि आपके पास 2 चालक वस्तुएं, 2 रॉड हैं। एक रॉड थी ये इस तरह से, ठीक है, ये लोहे की छड़ है, मान लो चालक है, ये चालक लिख रहा हूं, मतलब आप समझ जाइए कि लोहा मानिए, चांदी मानिए, सोना मानिए, कोई भी आप इस चालक वस्तु को कुछ भी मान लीजिए, किसी भी पदार्थ का, ठीक है, ये भी चालक है। और एक दूसरी छड़ ले लेते हैं और इन दोनों को पकड़ करके इस पर रब करते हैं। तो इसको मैं ऐसे क्रॉस करके रख दे रहा हूं। मान लो ये क्रॉस करके इस तरह से रखी क्या गई है, इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? रब कर रहे हैं, मतलब घर्षण कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को पकड़ कर हमने इसके ऊपर ऐसे रगड़ दिया, जैसे 2 पेन होते हैं तो पेन के साथ ऐसे रगड़ दिया, ऐसे रगड़ दिया, घिस दिया। अब क्या होगा बेटा? जब घिस रहे हैं तो हो रहा है क्या? देखिए ध्यान से, जब इसको, ये भी चालक है और ये भी चालक है, ध्यान से देखना क्या है। जब घिसेंगे दोनों को तो होगा क्या कि दोनों में से किसी एक की वजह से, मान लेते हैं कि मान लो इस वाली छड़ से, ये पहली छड़ मान लेते हैं, ये दूसरी छड़, पहली छड़ से मान लो कि ऋणात्मक आवेश यहां से चला गया इस पर, ठीक है।
लेकिन क्योंकि संपर्क में है, ध्यान से सुनना, क्योंकि टच हो रहा है और हम जानते हैं कि चालक वस्तु को आवेश देने पर वो पूरे वस्तु पर फैल जाता है, आवेश जो होता है पूरे वस्तु पर फैल जाता है। तो जैसे ही टच कराया हुआ है तो टच कराने से आवेशित तो होती है वस्तुएं, ये ऋणावेशित हो जाए। यहां से देखो इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये ऋणावेशित, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो ये ऋणावेशित हो गया या धनावेशित हो गया। लेकिन तुरंत ही क्या होगा, क्योंकि टच है दोनों, टच होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहां से फिर यहीं पर आके अपनी जगह पर बैठ जाएगा और ये फिर से उदासीन हो जाएंगे। तो कोई टाइम लगेगा नहीं, ये उदासीन ही रहेंगे। ठीक है, ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाएगा लेकिन आ जाएगा, फिर से जाएगा लेकिन फिर से लौट आ जाएगा। इस वजह से जब इनको अलग करेंगे, चाहे जितनी देर तक घिसते रहो आप, और जब अलग करोगे तो फिर से वो कुछ अलग वो फिर से देखेंगे तो उदासीन रहेंगे। ठीक है, ना तो उस पर धनात्मक आवेश होगा ना तो ऋणात्मक आवेश होगा, उदासीन रहेंगे, क्योंकि जितना आवेश एक पर से दूसरे पे जाएगा वो तुरंत ही लौट कर फिर से आ जाता है। घर्षण की वजह से उत्पन्न तो होगा लेकिन वो लौट करके फिर से आ जाएंगे। या इसको समझने के लिए ऐसा एग्जांपल समझ लीजिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु को ऐसा समझिए कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूं। ये वस्तु कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, एक वस्तु है इस तरह से और दूसरी वस्तु इसी को टच करते हुए रखी गई है। थोड़ा अलग कलर से मैं दिखा देता हूं। दूसरी वस्तु जो है बेटा इसी को टच करते हुए इस तरह से, कुछ भी किसी भी तरह की हो सकती है। अब दोनों को पकड़ के आप रगड़ रहे हैं, ये पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु है। ठीक है, दोनों चालक है। क्या होगा कि यहां से, जैसे मान लीजिए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से कूद करके इधर गया और जाते ही घर्षण की वजह से गया, लेकिन जैसे ही जाएगा क्योंकि ये टच हो रहे हैं तो दौड़ करके फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों उदासीन रह जाती हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों उदासीन रह जाते हैं। इसमें कहीं भी आवेश नहीं रहेगा। जब दोनों को अलग करेंगे तो दोनों पर जितने आवेश पहले थे, जैसे उदासीन वस्तुएं थी वैसे ही रह जाएंगी। ठीक है, और यहां पर कभी भी घर्षण की वजह से आवेशन नहीं हो सकता चालक वस्तु में, सुचालक वस्तु में। तो सिर्फ और सिर्फ लिखा है ना, केवल कुचालक वस्तुओं में ही संभव है, केवल कुचालक वस्तुओं में ही संभव है, चालक वस्तुओं में यह संभव नहीं है। याद रखिएगा बेटा। ठीक है, अगले आवेशन की विधि को हम समझते हैं। अगला आवेशन विधि क्या है बेटा? अच्छा, मैंने आपको बताया था कल कि इलेक्ट्रॉन ही होता है एक वस्तु से। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको फिर से दिखाऊं, यहां पर याद दिलाता हूं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा फिर से याद करिए जो मैंने आपको कल बताया था। क्या बताया था बेटा कि अगर दो वस्तुएं हैं हमारे पास, ए और बी, दो वस्तुएं हैं, मान लो ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। ठीक है, इस वस्तु से मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन, अभी देखो यहां पर क्या है, ये उदासीन है, ये उदासीन वस्तुएं हैं। इससे मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल के इस पर दे दिया, क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो यहां क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इस वस्तु पर क्या आ गया, धनात्मक आवेश आ गया। इस वस्तु पर एक इकाई, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश है। देखो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, यहां पर क्या आ गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है बेटा वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर देखो तो ऋणात्मक आवेश है, और ऋणात्मक आवेश जब निकल के गया और इस पर रख दिया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इस पर क्या हुआ बेटा, इस पर आ गया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी। इस पर देखो तो इस पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई बेटा। इस पर क्या हो जाएगा, इस वस्तु पर देखो तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। बात सही है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बी पर, ए पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी हो गई तो कितना आवेश इस पर आया, इस पर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब हो गया प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम इस पर हो गया, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इसका मतलब इस पर -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम पहुंच गया। अरे पहुंच गया क्या, कितना कूलम इस पर आया आवेश, कितना कूलम का धनात्मक आवेश आया, ये वस्तु धनात्मक बन जाएगी, ये वस्तु ऋणात्मक बन जाएगी। अब इस पर कितना धनात्मक आवेश आया, इस पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन धनात्मक, क्योंकि कमी हुई, कितना 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम का धनात्मक, और इस पर
इस पर इतना ही एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पर ऋणात्मक का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋणात्मक आवेश आएगा। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आया ये चीज कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हटा तो हो गया। अब जैसे ऐसा समझिए, जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए, सिंपल सा एक एग्जांपल की तरह इसको सोचो कि आपके पास 2 गिलास है, ठीक है, 2 गिलास इस तरह से हैं, 2 इस तरह से गिलास या कप कुछ भी है, 2 गिलास है, ठीक है, 2 गिलास। इसमें क्या है, इसमें भी आधा यहां तक भरा हुआ है, मान लो दूध भरा हुआ है, इसमें भी दूध भरा हुआ है आधा, आधी आधी गिलास दोनों दूध भरी है। मैंने क्या कहा कि इसमें मान लो 500 ml इसमें दूध है और 500 ml इसमें दूध है, आधा लीटर इसमें है, आधा लीटर इसमें। मैंने क्या किया, ये मान लो A है और ये मान लो B गिलास है। मैंने क्या किया, A गिलास से B गिलास में 1 ml दूध डाल दिया। मैंने क्या किया, 1 ml दूध, 1 मिलीलीटर दूध यहां से उठाया, इसमें डाल दिया। तो इसमें बचा कितना, इसमें 1 ml कम हो गया, मतलब हो गया 490 ml, और इसमें एक बढ़ गया, मतलब हो जाएगा इसमें 501 ml। सिंपल सी बात है, जितना था उसमें एक बढ़ गया और इसमें क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि यहीं से उठा के यहां डाला गया ना, तो यहां पर कमी आएगी, यहां पर बढ़ता जाएगा। या इसको उल्टा करो, यहां से उठा के यहां डालो तो यहां पर बढ़ता जाएगा, वहां पर कमी होगी, ऐसे ही होगा। तो ये सिंपल सी छोटी छोटी चीजें हैं। ध्यान रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन को उठा के रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है। ये चीज जो होती है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है बेटा, ये फिक्स है, ठीक है, ये कम ज्यादा नहीं होता, ये एकदम फिक्स होता है, ये फिक्स है, इतना होता ही है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन जब निकल के दूसरे पर रखेंगे तो क्या होगा, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जहां पर रखा जा रहा है वहां पर ऋणात्मक आवेश बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक आवेश है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पर कमी आती चली जाएगी, ठीक है, कमी आती चली जाएगी। तो इससे त्रास हो रहा है, ठीक है, यहां से कमी हो रही है, यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर निकालते चले जाओ, यहां पर डालते चले जाओ, 2-2 बूंद, 3-3 बूंद, 4-4 बूंद बढ़ाते चले जाओ, 1 बूंद निकाला, फिर 1 बूंद और डाल दिया, 1 बूंद और डाल दिया, 1 बूंद और डाल दिया, तो यहां पर कमी होगी, यहां पर बढ़ेगा, ठीक है। यहां से करेंगे तो यहां से उल्टा होगा, ठीक है। हाँ 499 होगा बेटा, बिल्कुल 499, बिल्कुल 499 होगा बेटा, बिल्कुल सही बात, 499, ठीक है, 499 ml, क्योंकि 1 ml हटाया, 10 ml नहीं हटाया, ठीक है। हाँ तो 499 इस पर हो गया, 501 इस पे हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, अच्छा ये छोटी सी बात अगर समझ में आ गई है, थोड़ा आगे चलते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन सीख लिया हमने, दूसरी विधि स्टार्ट करते हैं। दूसरी विधि है बेटा, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है ये थोड़ा समझेंगे। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरण का मतलब टच करना नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, व्यवहारिक एग्जांपल, कि आप किसी को धक्का नहीं मार रहे हो, टच नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको किसी को गुस्सा दिलाना है, तो उसको आप कुछ ऐसी बात बोल दो जिससे वो भड़क जाए, गुस्सा दिला दो, ठीक है। जैसे मैं किसी को, कोई बैठा है, चुपचाप बैठा है, शांत है, उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता, मैं उसको टच भी नहीं कर रहा हूं, मैं उसको मार नहीं रहा हूं, मैं किसी चीज से और नहीं टच कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या करूं, कुछ ऐसा बोल दूं, कुछ अपशब्द बोल दूं उसको, या कुछ गलत बोल दूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही तैस में आ जाएगा, भड़क जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे शब्दों ने उसको प्रेरित कर दिया, प्रेरित कर दिया। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्रेरित हो रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आप डॉक्टर बन सकते हैं, और आप ये सुनकर, आपको मोटिवेट कर दिया गया, और आप ये सुनकर डॉक्टर बनने के लिए एकदम तैयार हो गए कि यस मैं डॉक्टर बन सकता हूं, जी सर मैं कर सकता हूं। तो ये हो गया प्रेरण, ठीक है। मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे मिला नहीं, मैं आपके सामने आपको टच करके आपके कंधे पे हाथ रख के नहीं बोल रहा हूं, बट आपने सुना और आपने उस चीज को माना और उसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, आप प्रेरित हो गए, ठीक है। तो ये प्रेरित है, ठीक है। तो टच नहीं होगा, घर्षण नहीं करेंगे। घर्षण करने के लिए दोनों चीजों का टच होना जरूरी है। यहां पर हम टच नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्रेरित करेंगे, ठीक है। हम वहां पर आवेश उत्पन्न कर देंगे बिना टच किए। आइए देखते हैं कैसे। तो 2 वस्तु लेंगे, 2 उदासीन वस्तु लेंगे हम पहले। चलिए 2 उदासीन वस्तु या एक उदासीन वस्तु से अभी काम चल जाएगा। एक उदासीन वस्तु लेते हैं, ये एक उदासीन वस्तु है, ठीक है।
उदासीन वस्तु है, ये एक उदासीन वस्तु है बेटा। इस उदासीन वस्तु पर देखिए तो क्या हो गया, इस उदासीन वस्तु पर देखिए तो जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है, जितना धनात्मक आवेश है उतना ही। उदासीन का मतलब है Q बराबर जीरो, Q बराबर जीरो का मतलब है कि प्लस बराबर है माइनस के, प्लस Q बराबर है माइनस Q के, मतलब प्लस Q बराबर है माइनस Q के, सिंपल सी बात है। जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है, अर्थात वस्तु पर उदासीन आवेश है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस पे आवेश नहीं है, आवेश है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक वस्तु लूंगा, ठीक है, और उस वस्तु पर पहले से ही कुछ आवेश होंगे। ये मैंने एक छड़ लिया, एक डंडी ली, एक कांच की छड़ ले लो या किसी भी तरह का, ठीक है। चलो मान लो इस पर धनात्मक आवेश पहले से है, क्या है बेटा, इस पर धनात्मक आवेश है। ये उदासीन वस्तु है और ये आवेशित वस्तु है। इसको क्या कहेंगे बेटा, ये आवेशित वस्तु है, हाँ ठीक है, आवेशित वस्तु है। अब ये उदासीन है, चुपचाप बैठा है, ये उसी आदमी की तरह है जिसको कोई लेना देना नहीं था। अब ये आया भड़काने वाला, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि ये भड़क जाएगा। यहां पर आवेश जो है क्या करने वाला है, इसको जब हम पास में लेके आएंगे, इसके पास ला रहे हैं बेटा, इसके तरफ लेके इसको आ रहे हैं। जब इसके पास आएंगे तो क्या होगा, टच नहीं करा रहे हैं, थोड़ी दूर पर ऐसे, जैसे पेन है, पेन को समझिए कि इसको पास में लेके जाऊं ऐसे, और ये आवेशित है। अब जैसे इसके पास लाएंगे तो हम एक चीज पढ़ चुके हैं, एक चीज इससे पहले फिर से याद दिला दूं आपको, एक चीज मैं आपको बता रखा हूं, आपको एक चीज मैंने बता रखी है कि धनात्मक और धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। चाहे ऋणात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन जो धनात्मक है और जो ऋणात्मक है, जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होंगे वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। धन और ऋण एक तरफ आते हैं, तो धन और ऋण क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे, या ऋण और धन जो होंगे वो एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे, आकर्षित होंगे। यहां पर प्रतिकर्षण होगा, समान तरह के आवेश प्रतिकर्षित, समान तरह के आवेश क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, विपरीत तरह के आवेश आकर्षित करेंगे। अब यहां पर जब उदासीन है मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश हैं, अर्थात इस पर पहले से धनात्मक और ऋणात्मक बराबर मात्रा में थे। यहां पर धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, इस तरह से इस पर बहुत सारे आवेश पहले से मौजूद है। धन ऋण बहुत सारे आवेश इस पर मौजूद है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात सिर्फ इतनी से है कि ये इस पर उदासीन आवेश क्यों है, उदासीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना धनात्मक था उतना ही ऋणात्मक था, इसलिए यहां पर आवेश, कुल आवेश जीरो था। अब मैं क्या किया, जब मैं धन को इसके पास लेके गया तो क्या हुआ, यहां पर जितने धन वाले आवेश हैं इस किनारे पर उनको प्रतिकर्षण का बल अनुभव होगा, वो प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित मतलब वो बाहर की तरफ भागेंगे, उस तरफ भागना चाहेंगे। अब हम इसको तो पकड़ के ला रहे हैं जबरदस्ती, अब वस्तु अपने आप भाग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वस्तु तो भाग नहीं रही है, वस्तु तो फिक्स रखी गई है। तो जो इस पे धनात्मक आवेश है वो क्या करेंगे, अपने आप को दूसरे तरफ जिस तरफ से छड़ को लेके आएंगे उसके दूसरे तरफ वो भाग जाएंगे। जिस तरफ से छड़ को लेके आएंगे धनात्मक आवेश दूसरी तरफ भागेंगे। देखो धनात्मक आवेश दूसरी तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। देखो यहां पर क्या होगा, जितना धन और ऋण आवेश थे इसमें से धन आवेश क्या करेंगे बेटा, जो धनात्मक आवेश थे इधर से भाग करके ये इस किनारे चले जाएंगे, इस तरफ, इस किनारे पे आ गए। सारे धनात्मक आवेश एक तरफ भाग गए, ये एक किनारे पर चले गए। और ऋणात्मक आवेश जो थे उन पर आकर्षण, क्योंकि वो धन की तरफ भाग के आएंगे, तो ऋणात्मक आवेश इस किनारे पर आ गए। समझ में आ रही बात, मतलब जितने धनात्मक ऋणात्मक थे अलग अलग बट गए तुरंत। जैसे ही इस छड़ को मैं पास लेके आए, जितने धनात्मक थे सब एक तरफ शिफ्ट हो गए, एक किनारे की तरफ चले गए, और ऋणात्मक वाले इस तरफ खिंच गए, इस छड़ की तरफ। इस छड़ को देख रहे हैं वो तो इसके तरफ आ गए। धनात्मक वाले दूर भाग रहे थे तो वो दूर भाग गए, ऋणात्मक वाले पास खींच रहे हैं, ये आने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि यहां पर अब ये वाला सिरा धनात्मक, ये वाला सिरा ऋणात्मक हो गया। ठीक है, ये वाला सिरा धनात्मक, ये वाला सिरा ऋणात्मक हो गया। ठीक है, ये वाला सिरा ऋणात्मक और ये वाला सिरा धनात्मक हो गया। समझ में आई बात यहां पर? अच्छा, अब एक चीज और यहां पर बताऊंगा। अभी वस्तु आवेशित नहीं हुई है, अभी भी कुल आवेश इसका जीरो है, अभी भी उदासीन वस्तु है ये,
अभी ये कुछ किया नहीं, बस प्रेरित किया है, प्रेरित की वजह से आप छड़ को यहीं पर रोक देते हैं, छड़ यहां पर ले जाके यहीं पर रोक दिया है, यहां पर ऋणात्मक यहां पर धनात्मक एक तरफ है। अब थोड़ा इधर आते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज फिर से देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें अभी और जाननी है इसके बारे में, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको समझना है अगर, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, नोट पॉइंट जानिए। अर्थिंग थोड़ा सा बताऊंगा। अर्थिंग आपने देखा होगा घर में क्या करते हैं, जो लाइन आती है, जो करंट आता है, या जो आप बोलते हैं ना कि ट्रांसफार्मर से जो करंट के लिए आपका जो वायर लगा होता है, वहाँ से मेन फ्यूज़ होता है और अर्थिंग होती है। दो चीज़ होता है, एक अर्थिंग होती है, एक मेन फ्यूज़ होता है। मेन लाइन होती है और एक अर्थिंग लाइन होती है। दो लाइन होती है करंट की, जो विद्युत धारा आपके घर में आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें देखिए तो एक अर्थिंग होता है और एक क्या होता है, मेन लाइन होती है। मेन लाइन होती है जो जिसमें आवेश दौड़ रहे होते हैं, जिसमें करंट बह रही होती है। अर्थिंग में काम उल्टा होता है। अर्थिंग का मतलब है अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर एक तार को गाड़ दिया जाता है, ठीक है, एक लोहे को पृथ्वी में गाड़ करके उसमें तार लपेट कर दिया जाता है ताकि बल्ब वगैरह फ्यूज ना हो, उसको फ्यूज से बचाने के लिए। ये क्या होता है, अर्थिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। जैसे एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु पर अगर धनात्मक आवेश हैं, ठीक है, धनात्मक आवेश बहुत सारे हैं, और इसको मैं यहां से टच करा दूं, एक तार है, ये तार से टच करा दूं नीचे की तरफ, ये चिन्ह क्या है बेटा, ये अर्थिंग का चिन्ह है। ये चिन्ह क्या है, अर्थिंग। अर्थ माने होती है पृथ्वी, तो अर्थिंग मतलब भू संपर्क करना। अर्थिंग का मतलब होता है भू संपर्क, भूमि में संपर्क कर दिया, भू संपर्क। भू संपर्क मतलब पृथ्वी से संपर्क कर दिया। भू संपर्क कर दिया मतलब क्या होगा, अब जैसे ही पृथ्वी से संपर्क कर दिया तो हम जानते हैं पृथ्वी इतनी बड़ी है कि कितना भी उसको आवेश दे दो या पृथ्वी से कितना भी आवेश ले लो, ठीक है, कभी भी पृथ्वी के आवेश में कोई कमी नहीं आएगी। पृथ्वी में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे उसको जितना आवेश दे दो, चाहे जितना आवेश निकाल लो। इतना बड़ा है पृथ्वी ना, इतना बड़ी पृथ्वी है कि कुछ भी आप, अब क्योंकि आपके घर में छोटा सा घर है, ठीक है, छोटे से, इतनी बड़ी पृथ्वी के इतने छोटे से हिस्से पे आप बसे हुए हैं, और उसमें से आप थोड़ा सा आवेश ले लो या थोड़ा सा आवेश दे दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही तार से इसको टच कराऊंगा, तो क्योंकि चालक तार है, तो जैसे ही टच कराएंगे क्या होगा, यहां से धनात्मक आवेश यहां से भाग करके इस पे चले जाएंगे, धनात्मक आवेश भागेंगे और इस पे आ जाएंगे, और ये वस्तु क्या हो जाएगी बेटा, उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उदासीन। ध्यान से सुनना, धनात्मक आवेश भाग करके नीचे चले जाएंगे, जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जो अतिरिक्त आवेश है, वो इस पर चले जाएंगे। तो धनात्मक आवेश भाग करके नीचे चले जाएंगे। तो अब जब धनात्मक आवेश हट गए, तो अभी तक ये वस्तु धनात्मक थी, अब क्या बची, अब क्या होगी बेटा, उदासीन हो गई, क्योंकि अर्थिंग कर दिया तो ये हो गई उदासीन, न्यूट्रल हो गया। होता है ना, बोलते हैं घर में न्यूट्रल तार है, ठीक है, न्यूट्रल तार है मतलब ये फेज वाला तार नहीं है, ये फेज वाला तार नहीं, इसमें करंट नहीं बह रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये बचाव के लिए लगी होती है, ठीक है, ये बचाव के लिए होती है कि जो आपका उपकरण है, घर का जो सामान है, जो भी आप टीवी पंखा कूलर जो भी चला रहे हैं, वो खराब ना हो, तो उसको अर्थिंग कर देते हैं कि अगर एक्स्ट्रा लाइट आ जाए तो वो बच जाए, उसको बचाया जा सके, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इस वजह से इसको अर्थिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, धनात्मक आवेश भाग गए। तो अब हम यहीं पर ये करने वाले हैं, इसको कर देंगे अर्थिंग, इसको कर देंगे बेटा अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग करने से क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, अर्थिंग कर दिया, ठीक है। ये भू संपर्क, ये चिन्ह क्या बता रहा है, ये चिन्ह बता रहा है भू संपर्क, ठीक है, चिन्ह क्या बता रहा है बेटा, भू संपर्क। जैसे ही कर दिया तो ये क्या हुआ, धनात्मक आवेश इधर से भाग गए, इस तार से चलते हुए चले गए जमीन के अंदर, बचा क्या इस पर, बचा क्या इस पर, इस पर बचा सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक आवेश। इस पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बचे बेटा ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब ये ऋणात्मक आवेश इधर ही बचे हैं, अब मैं इस वस्तु को हटा दूंगा, हटा दो। अब देखो, जितने अभी धनात्मक थे वो तो भाग गए, अब जो धनात्मक थे वो तो भाग गए, अब अर्थिंग को भी आप चाहो तो हटा दो, और इस छड़ को जो मैं इसके पास लगाया हुआ था, इसको हटा दूंगा। अब इस पर बचा क्या, जैसे ही छड़ को हटाऊंगा तो अब ये छड़ तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर फैले हुए हैं, जो आवेश इधर फैले हुए, ये हर जगह फैल जाएंगे। तो सिंपल सा कुल वस्तु पर देखा जाएगा तो हर जगह पर क्या हो गई, ये ऋणावेशित वस्तु बन गई,
क्या होगा, ऋण आवेशित। ठीक है, ये नेगेटिव वस्तु बन गई। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना। हमने प्रेरण द्वारा आवेशन कर दिया। बेटा ऋणात्मक भी हटाए जा सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जानते हो एक्चुअली क्या हुआ है, मैं बता रहा हूं। वास्तव में हुआ क्या है, जब हम बोलते हैं कि धनात्मक नीचे जा गए तो हम जानते हैं कि धनात्मक जैसी चीज तो होती नहीं। धनात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। धनात्मक का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन की कमी। धनात्मक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अर्थात क्या हो रहा है, जब धनात्मक को मैं बोल रहा हूं नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब उल्टा समझिए। इसका मतलब हो ये रहा है कि पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन जो हैं, पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वस्तु पे आ जा रहे हैं और जितना धनात्मक जा था एक्स्ट्रा उसको खत्म कर दिया। ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी से ऋणात्मक आवेश लौट करके दौड़ करके आए इस तार से और यहां पर जो एक्स्ट्रा धनात्मक चार्ज था उसको खत्म कर दिया, तो वस्तु पर सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक आवेश बचा। ठीक है, हो ये रहा है। हम बोलते जरूर हैं कि धनात्मक आवेश चला गया, लेकिन वास्तव में धनात्मक आवेश नहीं गया। हो ये रहा है कि जो एक्स्ट्रा धनात्मक आवेश था, जैसे ही अर्थिंग किया, पृथ्वी से ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ करके तार से आए दौड़ते हुए और इसको खत्म कर दिया। ठीक है, इसको खत्म कर दिया। तो इस वजह से यहां पर जो धनात्मक थे वो खत्म हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ ऋणात्मक। अब वस्तु को हटा लो, देखो हमने टच नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप वस्तु ऋणात्मक हो गई। ऋणात्मक अर्थ में नहीं जाएंगे बेटा, ऋणात्मक अर्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, ऋणात्मक अर्थ में क्यों नहीं जाएंगे, इसका आंसर आपको अगला जब चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता विभव से इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। धनात्मक वस्तु जो होती है, जैसे आपने देखा है कि बैटरी जो होती है, बैटरी में दो होते हैं, प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस। तो प्लस जो होता है वो होता है उच्च विभव, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो ऋण वाला होता है वहां पर होता है निम्न विभव। ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन वास्तव में क्या निकलते हैं, वहां से करंट बहती है, और इलेक्ट्रॉन जो है अगर देखा जाए तो करंट जो है धन से बह करके ऋण पे आता है। ठीक है, तो जब करंट धन से ऋण बहता है तो इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा बह रहे होते हैं, ऋण से धन। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है जब इसको करते हैं ना बेटा, तो पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। ध्यान से सुन लो, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। कहां पर, नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा, इसको डिटेल में समझने के लिए, अर्थिंग को डिटेल में समझने के लिए। वास्तव में ये अर्थिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अगले ही चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बट समझ लो इसका विभव 0 होता है पृथ्वी का। तो जब इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये ऋणात्मक विभव है, ये धनात्मक विभव है। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होता है बेटा, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो आज हम अभी इतना मत मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहे हैं, बस इतना मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, विभव अभी मत समझिए, क्योंकि विभव समझने स्टार्ट कर दिया तो लंबा चल जाएगा। ठीक है, अभी आप विभव को थोड़ा सा दूर रखिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कब जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना मानिए कि धनात्मक आवेश नीचे चले गया, या इसका उल्टा समझ लीजिए कि ऋणात्मक दौड़ के इस पे आ गए। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा भी कर सकते थे हम। इसका उल्टा करते तो क्या होता है, जैसे ये वस्तु होती, इसको आपको शायद यहां से समझ में आए। मान लो कि ये वस्तु थी और इसके पास में एक ऐसी छड़ को लेके आ जाता जिस पर ऋणात्मक आवेश थे। तो जब ऋणात्मक को लेके आता तो धनात्मक वाले इधर भाग आते और ऋणात्मक वाले दूर हो जाते। हमें क्या हटाना है बेटा, क्योंकि हमने इसको हटाया नहीं था। यहां पर देखिए, जब हमने अर्थिंग की थी ना बेटा, तो इसको हमने धनात्मक वाले को हटाया नहीं था। अब देखो, अब धनात्मक वाले को हटाया नहीं मैंने, ये ऋणात्मक वाले को हटाया नहीं। अब मैं फिर से इसको अर्थिंग कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा तो क्या होगा, अर्थिंग करते ही भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित करते ही क्या होगा, भूसंपर्कित करते ही यहां से इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इसके पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर धक्का दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे नीचे। बचेगा क्या, सिर्फ धनात्मक। तो अब अर्थिंग को हटा देंगे, इस छड़ को भी हटा देंगे, अब इस वस्तु पर धनात्मक बचा रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही छड़ को दूर हटा देंगे, अब इस पर क्या हो जाएगा, ये वस्तु क्या बन जाएगी बेटा, ये वस्तु बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ धनात्मक। तो ये पॉजिटिव बनाने का तरीका है, ये नेगेटिव वस्तु बनाने का तरीका है। तो वस्तु क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ में आई बात, समझ में आई ना। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप समझना था आपको।
तो यही रीजन होता है। धनावेश पृथ्वी की ओर जाएंगे ये जरूरी नहीं है, ऋणावेश भी जा सकते हैं। हाँ, क्षण की वजह से ऋणात्मक नहीं गए थे, क्योंकि क्षण हम लगातार लगा के रखे ना, तो सिर्फ धनात्मक भाग रहे थे, क्योंकि धनात्मक पर प्रतिकर्षण हो रहा था, ऋणात्मक तो खींचे पड़े थे इधर। ठीक है, अगर मैं क्षण को हटा करके अर्थिंग करता तो वैसे ही जीरो हो जाते, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक बराबर थे, वैसे ही हो जाते, है ना। तो ऐसी बात थी। तो इस तरह से छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था ये प्रेरण द्वारा आवेशन। इस तरह से जो ये विधि है आवेश को प्रेरित करने की या किसी वस्तु पर आवेश लाने की, जो ये विधि है किसी वस्तु को आवेशित या निरावेशित करने की, ये जो टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन जब हम करते हैं तो वस्तु पर जितना ऋणात्मक आवेश है उतना ही धनात्मक आवेश आ सकता है। ये याद रखना, इस पर जितना इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ऋणात्मक आवेश इस पर होगा, अगर ये नेगेटिव क्यू इस पर जितना है उतना ही इस पर पॉजिटिव क्यू आएगा। बराबर तथा विपरीत आवेश ही आ सकते हैं, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश है, अगर इस पर -5 कूलाम का आवेश था, तो इस पर भी, इस पर इसको हटाने के बाद, प्रेरित करने के बाद इस पर अधिकतम आ सकता है +5 कूलाम का आवेश, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि जितना वस्तु प्रेरित करेगी उतना ही तो आएगा। जितना आप किसी को उत्साहित करोगे, उत्तेजित करोगे, उतना ही तो उत्तेजित होगा। ठीक है, जब आप किसी को परेशान करेंगे तो उतना ही परेशान होगा ना वो, उससे ज्यादा थोड़ी होगा। वैसा ही है। और इसी तरह से जितना धनात्मक हो गया ये वस्तु, जो प्रेरित करने वाली वस्तु है, जिस पर प्रेरण हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रेरित करने वाली वस्तु है, इसका आवेश जितना होगा इतना ही दूसरे तरह का आवेश। प्रेरण में आवेश हरदम विपरीत तरह का होता है। ऋणात्मक क्षण को लेके आएंगे तो वस्तु धनात्मक प्रेरित होगी, धनात्मक क्षण को लेके आएंगे तो वस्तु पर जो आवेश आएगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये याद रखना। सही है। चलिए, तो प्रेरण द्वारा आवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं। प्रेरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, प्रेरण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं। कौन कौन से बेटा? पहला है कि प्रेरित करने वाली वस्तु, जो हम रॉड लेके गए थे क्षण, ना तो आवेश प्राप्त करती है ना ही खोती है। मतलब जो क्षण को हम लेके गए थे, ये क्षण, इस क्षण पर जितना आवेश था उतना ही रह जाएगा। इस वस्तु पर जितना आवेश था उतना ही रहेगा, क्योंकि यह वस्तु टच नहीं हुई, इसका आवेश अपनी जगह पे है। इस वस्तु पर जितना आवेश था उतना ही रहेगा, इसके आवेश में कोई कमी नहीं आएगी। प्रेरण जिस पर किया जा रहा है उसमें परिवर्तन होगा सिर्फ। तो वही लिखा है कि प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश प्राप्त करती है ना ही खोती है, उस पर जितना था उतना ही रहेगा। अगला, प्रेरित आवेश की प्रकृति मतलब नेचर सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होगी। अगर धनात्मक क्षण लेके जाएंगे तो ऋणात्मक आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश लेके जाएंगे तो धनात्मक आएगा। ठीक है, आवेश आएगा, प्रेरित होगा। तो कभी भी समान प्रकृति का नहीं होगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता कि आप धनात्मक क्षण को लेके जाएं और धनात्मक ही वस्तु पर आवेश आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऋणात्मक लेके जाएंगे तो धनात्मक आएगा, धनात्मक लेके जाएंगे तो ऋणात्मक, उल्टा आएगा। मैंने बताया कैसे, है ना, वैसे ही। अच्छा, अगला है कि प्रेरित आवेश प्रेरित करने वाले आवेश से कम या बराबर होता है, परंतु अधिक कभी नहीं। मतलब प्रेरित करने वाला जो क्षण पर आवेश है उसके बराबर आवेश हो सकता है प्रेरित, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इस वस्तु पर कभी भी इस क्षण से ज्यादा आवेश नहीं आ सकता। जैसे यहां पर 5 कूलाम आवेश है अगर ऋणात्मक, तो इस पर कभी भी 5 से ज्यादा आवेश नहीं आ सकता, क्योंकि यह प्रेरित ही 5 आवेश कर सकता है। इससे कम हो सकता है, इसको थोड़ा सा दूर रखूंगा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम आएगा, प्रभाव कम पड़ेगा तो कम होगा। 4 कूलाम, 1 कूलाम, 2 कूलाम, ठीक है, कम हो सकता है। 5 कूलाम अधिकतम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो परंतु कभी नहीं, अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। अब प्रेरण केवल वस्तुओं में संभव है, कणों में नहीं, क्योंकि कण पर तो आवेश फिक्स होता है। कण पर आवेश क्या प्रेरित करेंगे? तो कण का जो आवेश होगा वो उसके पास ही होगा ना, उसको प्रेरित क्या करेंगे? उस पर ज्यादा आवेश रह ही नहीं सकते, चाहे चालक हो या अचालक हो, कण पे नहीं, सिर्फ वस्तु पर, क्योंकि वस्तु में ही ज्यादा कण होते हैं और उसमें ही आवेश हो सकते हैं ना। एक कण पे बात करेंगे तो एक कण पर एक ही आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन एक कण है। अब आप इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रोटॉन को लेके आएंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। या एक इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन को लेके आओगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये कभी भी कणों के लिए नहीं है, ये वस्तुओं के लिए, इसीलिए वस्तु लिखा था मैंने। ठीक है,
समझ में आ रही बात? तो किसी एक आवेशित वस्तु के पास अगर एक आप या एक उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु को लेके जाते हैं आप, तो उसका जो प्रकृत होता है, अगर धनात्मक वस्तु को लेके गए हैं तो उस पर ऋणात्मक वस्तु आ जाएगा, आवेश आ जाएगा उदासीन वस्तु पर, और अगर आप ऋणात्मक लेके गए हैं तो उस पर धनात्मक आएगा, धनात्मक लेके गए हैं तो ऋणात्मक आएगा। सिंपल सी बात है, उल्टा आएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ पॉइंट्स से थे, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे, या एक एक नंबर को जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उस पर भी ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड में एक एक नंबर के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान हो, चाहे एक शब्द में आंसर बताओ, या फिर आपको पूछा जाए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाए, तो उसमें इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक पर, तो याद रखिए। ठीक है बेटा, चलिए अब प्रेरण द्वारा आवेशन सीख लिया, अब है स्पर्श द्वारा आवेशन। अगला है बेटा प्रेरण द्वारा हो गया, तीसरा है स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन की बात करें तो क्या है, मतलब टच करा के। स्पर्श मतलब टच करा रहे हैं, स्पर्श का मतलब है टच कराना पड़ेगा हमें, स्पर्श का मतलब है टच करा के हम कर रहे हैं। तो स्पर्श का मतलब है बेटा टच करा रहे हैं। जैसे एक वस्तु है उदासीन है, फिर से उदासीन वस्तु लेंगे, ये उदासीन वस्तु है, ये चालन वही है बेटा। स्पर्श द्वारा मतलब चालन द्वारा, स्पर्श का मतलब चालन ही है, चालन द्वारा चल करके आवेश जाएंगे, मैं वही दिखा रहा हूं। चालन द्वारा स्पर्श द्वारा एक ही बात है। ठीक है, स्पर्श द्वारा जो बता रहे हैं ना वही है। ठीक है, चालन मेथड वही है बेटा, चालन मेथड जो हम बता रहे हैं उसमें कुछ अंतर नहीं है। चालन मेथड और स्पर्श मेथड एक ही है, स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा या संपर्क द्वारा भी इसको बोलते हैं, तो एक ही बात है, कुछ अलग नहीं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक वस्तु है उदासीन, और इस पर हम इसके पास एक रॉड लेके जा रहे हैं बेटा। एक हमारे पास छड़ थी, इस पर धनात्मक आवेश थे मान लो। ठीक है, मान लो कि इस पर आवेश थे 4 कूलम, 4 कूलम का धनात्मक आवेश था। Q बराबर कितना था बेटा, Q बराबर था धनात्मक का 4 कूलम। यह आवेशित वस्तु है। हाँ, उदासीन वस्तु को ही करेगा ना बेटा, जो आवेशित है उसको क्या आवेशित करोगे, आवेशन कर रहे हैं ना बेटा, तो आवेशित उसी करोगे जो आवेशित नहीं है। अगर आवेशित पहले से तो उसको क्या आवेशित करोगे आप। ठीक है, उसको तो और ज्यादा आवेशित करना है तो उस पर आवेश डाल दो और ठीक है हो जाएगा। अब देखो जैसे 4 कूलम की वस्तु, 4 कूलम का आवेश है, इसको मैं लेके जाके इसका टच करा दूं। टच कराने से क्या होगा, टच कराने से क्या होगा, अगर दोनों वस्तुएं एक ही जैसी हैं, ठीक है, दोनों का अगर क्षेत्रफल अगर मैं देखूं एक ही जैसे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही इस वस्तु को इससे मैं टच कराऊंगा, टच कराऊंगा, क्या होगा, ये आवेश। अच्छा, ये उदासीन वस्तु जो है बेटा, ये उदासीन वस्तु, ये जरूरी है कि जब चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा कर रहे हैं तो ये चालक वस्तु होगी, ये वस्तु चालक होनी चाहिए, और ये वस्तु भी चालक है। चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन सिर्फ और सिर्फ चालक वस्तुओं में ही होगा। जब इसको मैं लेके आऊंगा, इस पर टच कराऊंगा, तो क्या होगा, इस पर 4 कूलम का आवेश है, तो 4 कूलम का आवेश जो था अब ये बट जाएगा दोनों के बीच में, मतलब टच कराने के साथ ही इस पर चला जाएगा, धनात्मक हो जाएगा ये वस्तु, और इस पर आ जाएगा 2 कूलम का आवेश धनात्मक, और इस पर बचेगा, इस पर 4 कूलम में से 2 कूलम कम हो जाएगा, तो बचेगा, रिजल्टेंट बचेगा 2 कूलम का धनात्मक। तो अब इसको मैं टच करा के हटा दिया, अब ये देखो 2 कूलम आवेशित है, टच करा के हटा दिया, 2 कूलम आवेश यहां पर रह गया, तो टच करा दिया, हो गया 2 कूलम। 2 कूलम आवेशित करना था, ज्यादा करना था मुझे, तो मैं यहां पर 50 कूलम आवेश ले लूं। इस पर अगर मुझे 25 कूलम आवेश लाना है तो 50 कूलम की वस्तु को लेके जाओ, अब टच करा दो, 25 कूलम इस पर चला जाएगा, 25 कूलम इस पर रहेगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। जितना भी आवेश था वो आधा आधा बढ़ गया। अब जो नया आवेश है इस पर, नया आवेश कितना है इस पर, 2 कूलम का, और इस पर भी बचा 2 कूलम का। तो ये टच द्वारा मतलब जैसे ही टच कराया तो इस पर से आवेश दौड़ करके इस पर पहुंच गए, क्योंकि जगह थी वहां पर फैलने की, वो भी चालक है ना, तो जितनी जगह होती वहां पर फैलेंगे, तो ये फैल गए। और जब जैसे ही फैल गए, हमने हटा लिए छड़ को, अब छड़ को हटा लिया तो ये आवेश जो चले गए थे वो वहीं पर रह गए, वो वहीं पर बने रह गए। तो 2 कूलम ये इस पर आ गए, 2 कूलम इस पर हो गया, 2 कूलम इस पर। ठीक है, 4 कूलम था, 2 कूलम हो गए। कुल आवेश देखो तो अभी भी 4 कूलम है,
कुल आवेश अगर मैं देखूं तो कितना है, ये 2 कूलम इस पर है, अब 2 कूलम इस पर, कुल मिला के 4 कूलम ही है। देखो 4 कूलम पहले था, ठीक है। सेम को क्वांटिटी ऐसे बढ़ेगी बेटा कि अगर दोनों एक ही वस्तु हैं, जैसे एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, अगर दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का आयतन वैसा ही है, दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं, दोनों एक ही तरह की वस्तुएं हैं, अगर इस पर धनात्मक आवेश हो और इस पर कोई आवेश ना हो, ये इस पर Q बराबर 0 है और इस पर मान लो Q बराबर +4 कूलम है। अब जब इसको मान लो एक तार से मैं जोड़ दूं, इन दोनों को मैंने एक तार से जोड़ दिया, तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से धनात्मक आवेश, अब क्योंकि तार से होगा तो यहां पर इनको जगह दिखेगी, इसको जगह दिखेगी यहां पर फैलने की, तो क्या होगा कि यहां से कुछ धनात्मक आवेश दौड़ करके इधर चले जाएंगे और इस पर भी फैल जाएंगे, ठीक है। अगर एक बराबर है तो कनेक्ट कर दिया ना, तार लगा दिया, तार लगा दो, ये टच करा दो, जो भी आप इसको दोनों को पकड़ कर टच करा दो, ये एक ही जैसे हैं, दोनों चालक हैं, दोनों एक ही जैसे पदार्थ हैं, दोनों बराबर हैं। जब टच करा देंगे तो अपने आप अब ये नया आवेश जो आएगा इस पर हो जाएगा +2 कूलम का और इस पर हो जाएगा +2 कूलम का। अब जैसे ही 2-2 कूलम आवेश बट गए, तार को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों पर बराबर आवेश हो जाएगा तो यहां पर आवेश आना जाना बंद हो जाएगा, बराबर हो गया, खत्म, बराबर हो गया, खत्म, ठीक है। इसको कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। आवेश चल करके गए, आवेश स्पर्श के कारण चल करके गए। जब टच करा दिया, संपर्क कर दिया, तो संपर्क करने की वजह से चल करके गए, ठीक है। इसको चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। ये संपर्क करना कहते हैं, इन दोनों को संपर्कित करवा दिया या इन दोनों को टच करवा दिया या इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया तो चल करके चले गए। अलग अलग पदार्थ होंगे तो बेटा पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कौन पदार्थ में किस तरह से आवेश बट सकते हैं, ठीक है। ये हरदम जरूरी नहीं है कि पदार्थ पर बराबर बराबर आवेश ही बटेंगे। यहां पर इसीलिए मैंने बोला है कि ये दोनों एक ही जैसे वस्तु हैं तभी होगा, ठीक है। दोनों पर अगर समान, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही जैसा होगा तभी होगा, दोनों की चालकता वैसी ही होगी तो होगा। अगर दोनों वस्तुओं की चालकता अलग अलग है, जिसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। हर एक वस्तु की धारिता होती है, धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, उस वस्तु पर कितना आवेश रखा जा सकता है उसकी एक क्षमता होती है। जैसे एक 5 लीटर का अगर बॉटल है या 5 लीटर की अगर बाल्टी है तो उसमें 5 लीटर ही पानी भर सकते हैं आप, 6 लीटर नहीं भर सकते। 5 से कम भर सकते हो लेकिन 5 से ज्यादा नहीं भर सकते। 100 लीटर की टंकी है तो 100 लीटर ही पानी भर सकते हो, उसमें 200 लीटर पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो हर एक वस्तु के अपनी अपनी क्षमता होती है कि कितना आवेश वो एक्सेप्ट कर सकती है, उस पर कितना आवेश दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर सोचो पहले से ही कोई एक वस्तु है, पहले से ही 2 वस्तुएं ऐसी हैं, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, ये ए है ये बी है। अब दोनों उदासीन है तो दोनों को टच कराओ या कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर दोनों धनात्मक आवेशित हैं और दोनों पर मान लो इस पर 2 कूलम आवेश है, इस पर भी 2 कूलम आवेश है, इस पर भी प्लस का है, इस पर भी प्लस का, अगर मैं तब टच कराऊं या एक तार से जोड़ दूं तो क्या आवेश इधर से इधर या इधर से इधर जाएगा? क्या नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से ही दोनों वस्तुएं एक ही जैसी हैं और दोनों पर सेम आवेश है, दोनों पर सेम आवेश है। तो आवेश ना तो यहां पर, अगर यहां पर ज्यादा होता यहां पर कम होता तो आवेश बढ़ जाता। जैसे अगर यहां पर ऐसा होता कि यहां पर 4 कूलम आवेश होता, यहां पर अगर 4 का कूलम आवेश है और यहां पर 2 कूलम, तो जैसे ही टच कराऊंगा तो 1 कूलम आवेश यहां से यहां भाग आएगा, इस पर हो जाएगा 3 कूलम और इस पर भी हो जाएगा 3 कूलम, बदल करके तो बराबर हो जाएगा। अगर बराबर पहले से है आवेश तो टच कराएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर एक वस्तु है धनात्मक, मान लो इस पर 2 कूलम धनात्मक आवेश है और एक वस्तु है इसी तरह की ऋणात्मक आवेश से 2 कूलम का, ऋणात्मक 2 कूलम, और टच करा दूं तो क्या होगा, टच करा दूं क्या होगा, तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक मिल करके हो जाएंगे 0। मतलब इस पर फाइनल आवेश की बात करूं तो फाइनल इस पर आवेश हो जाएगा Q बराबर 0 इस पर भी और Q बराबर 0 इस पर भी, टोटल आवेश खत्म हो गया, 0, उदासीन हो गई वस्तु, ठीक है। बराबर आवेशों को टच करा दिया लेकिन विपरीत तरह के आवेश थे तो क्या हुआ, 0 हो गया। बराबर आवेश अगर समान तरह के आवेश हैं, टच कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो वस्तुओं पर भी निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु कितना आवेश ले सकती है, कितना आवेश दे सकती है, ठीक है। आवेश दे नहीं, आवेश कितना धारण कर सकती है, सिंपल सी बात, तो उसकी धारिता कहलाती है। अब उसकी धारिता कितनी है ये हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि आवेशन की ये विधियां हैं। अब ये आवेश कैसे, इतना वस्तु कितना वस्तु ले सकती है, कितना नहीं ले सकती, कितना ज्यादा इस पर आवेश दे सकते हैं। आप सोचिए आप कि कोई वस्तु है, इस पर कितना आवेश दे सकता हूं मैं। मान लो इसको लगातार मैं कहीं से बाहर से आवेश देते चला जा रहा हूं, धन 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 आवेश देते चला जा रहा हूं, आवेश बढ़ता चला जा रहा है, आवेश बढ़ता चला जा रहा है, आवेश देते चला जा रहा हूं, आवेश देते, कब तक दे सकता हूं, कितना आवेश दे सकता हूं इसको। तो कितना आवेश दे सकता हूं इसको, इसकी धारिता डिसाइड करेगी। जितना जगह होगी इसके पास उतना ही तो आवेश जाएगा। जैसे टंकी है, अगर 50 लीटर की टंकी है तो 50 लीटर ही तो पानी भरोगे, 500 लीटर पानी थोड़ी भर सकते हो, या 51 लीटर भी पानी नहीं भर सकते। अगर एकदम फिक्स 50 लीटर की है तो उसमें आप 50 लीटर से अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी डालोगे तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 51 लीटर भी आप पानी डालेंगे तो 1 लीटर पानी बाहर गिर जाएगा, 50 लीटर ही पानी रहेगा। तो वैसी ही चीज़ है। ठीक है, तो आवेश उतना ही जाएगा जितने की जगह। ठीक है, और ये जगह को ही धारिता कहेंगे, और ये धारिता आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। समझ में आई क्या यहां तक? एक बार जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक जो समझाया ये सबको समझ में आया, क्लियर हुआ क्या? समझ में आई बात? बेटा एक वस्तु पर प्लस और माइनस दोनों आवेश नहीं हो सकते ना बेटा। एक ही वस्तु पर प्लस और माइनस आवेश क्यों होंगे? अगर प्लस माइनस दोनों आवेश होंगे तो वस्तु जीरो हो जाएगी। अगर बराबर बराबर दोनों आवेश होंगे तो अगर धन ज्यादा होगा, ऋण ज्यादा कम होगा, तो धन और ऋण जितना एक दूसरे को बराबर कर सकते हैं बराबर कर देंगे। जो ज्यादा रहेगा आवेश, जैसे मान लो ऋण आवेश ज्यादा था, मान लो आप ये कह रहे हो कि एक वस्तु पर धन और ऋण दोनों आवेश दे दें, तो अगर मैं इस वस्तु को धन और ऋण दोनों आवेश दे दूं, मान लो कि 5 कूलाम का धन आवेश दे दिया और 2 कूलाम का ऋण आवेश दे दी, तो क्या होगा? इस पर बचेगा कितना आवेश? तो 2 कूलाम का ऋण आवेश 2 कूलाम के धन आवेश को मार देगा, खत्म कर देगा। बचेगा सिर्फ इस पर प्लस का 3 कूलाम आवेश, सिर्फ 3 कूलाम आवेश बचेगा। ठीक है, धनात्मक का। ठीक है, समझ में आई बात? तो 5 कूलाम का अगर धन आवेश और 2 कूलाम का ऋण आवेश दे दिया तो कितना होगा? 2 कूलाम का ऋण आवेश 2 कूलाम के धन आवेश को खत्म कर देगा, तो कितना बचा? 3 कूलाम का धन आवेश बचा रहेगा। अगर मैं 5 कूलाम का ऋण आवेश दे दूं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये तो हो गया ये आवेश के कुछ गुणधर्मों की बात करनी है हमें। आवेश एक अदिश राशि है बेटा, आवेश का कोई दिशा नहीं होती, आवेश का सिर्फ मान होता है। जैसे कि Q बराबर हम लिखते हैं 5 कूलाम। ठीक है, तो धनात्मक लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं Q बराबर ऋणात्मक 5 कूलाम। तो मतलब कुल मिला के हम ऋण के या धन के साथ इनको 2 अलग अलग आवेशों को दिखा सकते हैं। इसका कोई मात्रक, अच्छा, इसका कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, तो कभी भी दिशा नहीं होगी बेटा। ठीक है, दिशा नहीं होती, सदिश राशि नहीं, अदिश राशि। अच्छा, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंध होता है। ऐसी जगह पर क्या किसी ऐसी चीज को आप आवेश दे सकते हो जिसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है? क्या दे सकते हो? क्या, जब कोई वस्तु होगी तभी तो देंगे ना। ऐसी कोई चीज है ही नहीं या हो ही नहीं सकती जिसका द्रव्यमान ना हो और उसको आप आवेश देते हो, वहां पर आवेश होगा ही नहीं। अगर द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान है मतलब वो परमाणु से बनी है, और परमाणु से मिलकर बनी है मतलब उस पर आवेश है। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जहां द्रव्यमान वहां पर आवेश है। किसी भी वस्तु को आप देखिए, दुनिया में किसी भी वस्तु को ले लीजिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान है उस वस्तु में आवेश है। अगर वस्तु में द्रव्यमान नहीं है, वस्तु का द्रव्यमान ही नहीं है, तो उस पर आवेश नहीं होगा। मतलब वो वस्तु ही नहीं है ना फिर तो। अगर वस्तु द्रव्यमान नहीं है तो वस्तु ही नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान होगा तभी आवेश होगा। ठीक है, या आवेश है अगर तो उसका द्रव्यमान भी है। ठीक है, आवेश अगर मैं बोलूं कि द्रव्यमान नहीं है अगर, तो आवेश पॉसिबल नहीं है। द्रव्यमान है तो आवेश भी होगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी दिखाया मैंने कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सिंपल सा, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक आवेश को निकालूं, मैं मान लूं कि यहां से एक आवेश को निकाल रहा हूं, यहां से मान लो ऋणात्मक आवेश को या एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां से यहां दे दूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां पर धनात्मक हो जाएगा, यहां पर ऋणात्मक हो जाएगी, ये धनात्मक। तो आवेश को स्थानांतरित मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर भेजा जा सकता है। सिंपल सी बात है। आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है। ठीक है, सही है। चलिए, नहीं, जहां द्रव्यमान होगा वहां आवेश होगा। ठीक है, जहां द्रव्यमान है वहां आवेश है, या जिस वस्तु का द्रव्यमान है उस वस्तु के पास आवेश भी है। बेटा फोटोन मासलेस होता है तो फोटोन पर आवेश भी नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात?
पढ़ा करो थोड़ा सा, ऐसे फालतू की चीजें मत बताओ। अच्छा, और फोटोन कण होता है, हम वस्तु की बात कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो फोटोन वस्तु नहीं बेटा, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ ले बच्चे, काम आएगी। तो चलते हैं क्विज की तरफ। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, एक कूलाम आवेशों में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे बेटा, 30 सेकंड का समय है। अगर आप बता सके, निकाल सके तो बहुत अच्छी बात। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, थोड़ा जोश से जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन, 30 सेकंड का सिर्फ समय होता है बेटा, जल्दी करिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, जल्दी बताइए। हो गया? चलिए बता देता हूं आंसर। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंपल सी बात पूछी गई है। चूंकि हम जानते हैं, इसको ऐसा निकालिए, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर होते हैं, मान लेते हैं कितने आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे होते हैं बराबर, जैसे एक एक नियम लगाते हो ना, तो ऐसा लगाओ, बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब इतने कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो एक कूलाम आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एक कूलाम मतलब 1/1.6 गुणे 10 की घात -19, -19 से भाग दे दो। ये एक कूलाम लिखा है, एक कूलाम बटे कर देंगे इतने कूलाम, आपको मिल जाएगा क्या? आंसर मिल जाएगा। भाग दे दो तो हो जाएगा बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घाते -19, ऊपर जाएगी 10 घाते +19 हो जाएगा। हल करके देखेंगे तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 16 से भाग देंगे तो ये 625 आ जाएगा। तो 6.25 × 10⁻⁴ हो जाएगा +18। ठीक है, ये निकाल लीजिए, बी नंबर करेक्ट। एक एक नियम था, सिंपल सा। ठीक है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलाम में कितना होगा? बस भाग दे दो। ठीक है, चलिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19, सी नंबर। तो क्लास का टाइम हो चुका है खत्म।